हेलो दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मानसून सत्र के आखिरी दिन संसद में अंग्रेजों के ज़माने के 3 कानूनों में संशोधन करने का विधेयक पेश किया। कानूनों को आगे मैं बताता हूं, बड़े ध्यान से इस प्रक्रिया में मैं इन्वॉल्व रहा हूं। अध्यक्ष जी, मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि 1860 से लेकर 2023 पर 23 तक अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तावित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजने वाला हूं, इसलिए बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, मरुतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी ये कानूनों को पढ़ा होगा, इसकी प्रायोरिटी क्या थी। मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता, तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून लेकर आए हैं। मान्यवर, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जो अब खत्म हो जाएंगे और इनकी जगह 3 नए कानून लेंगे। दंड विधान प्रक्रिया के लिए मूलभूत कानून 3 विधेयकों में इंडियन पीनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी जो 1898 में बनाया गया और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। सरकार इंडियन पीनल कोड 1860 आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 आईईए में बदलाव करने जा रही है। संशोधन के बाद अब इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह लाए जा रहे नए कानून का नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। इसी तर्ज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में उन्हें पेश करते वक्त कहा, आज मैं जो 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वो तीनों विधेयक पीएम मोदी ने जो 5 प्रण लिए हैं उनमें से एक प्रण का अनुपालन करने वाले हैं। अब हम आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आईपीसी में कुल मिलाकर 511 धाराएं हैं और 23 चैप्टर्स हैं, यानी 23 अध्यायों में बटा हुआ है। आप जानते हैं कि 1834 में पहला विधि आयोग फर्स्ट लॉ ऑफ कमीशन बनाया गया था और इसके चेयरपर्सन लॉर्ड मैकाले थे। इन्हीं की अध्यक्षता में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया। 6 अक्टूबर 1860 में यह कानून संसद में पास हुआ और 1862 में यह पूरी तरह से लागू किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा दांडिक संग्रह यानी आईपीसी से बड़ा देश में और कोई भी दांडिक कानून नहीं है, इसलिए इसको मुख्य क्रिमिनल कोड भी कहते हैं। आईपीसी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था कि संपूर्ण भारत में एक ही तरह की कानून को लागू किया जा सके, ताकि अलग अलग क्षेत्रीय कानूनों की जगह एक ही कोड हो। आईपीसी कानून अपराधों के बारे में बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए क्या सज़ा होगी और जुर्माने की भी जानकारी देता है। उदाहरण के माध्यम से आईपीसी को समझने की कोशिश करें तो आईपीसी ही निर्धारित करेगी कि कोई घटना चोरी है, लूट है या डकैती। अगर 2 व्यक्ति रात में बैंक में सेंध लगाकर चाहे कितनी भी नकदी लेकर भागे, यह चोरी होगी। और यही अगर 2 व्यक्ति हथियार के बल पर गार्ड और अन्य को डराकर बैंक से पैसे लेते हैं तो यह लूट होगी। यही काम अगर 5 व्यक्ति करें तो डकैती होगी, क्योंकि आईपीसी में डकैती के परिभाषा में 5 या ज़्यादा व्यक्ति लिखा है। आईपीसी में ही चोरी, लूट, डकैती के लिए अलग अलग समय के लिए कारावास और जुर्माना का भी प्रावधान है।
अब हम सीआरपीसी के बारे में जानेंगे। सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। सीआरपीसी में उन सभी प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है जिनसे यह पता चलता है कि यह किसी अपराध के संबंध में है, यानी अपराध होने के बाद किस तरह से कार्यवाही की जाएगी। किसी भी प्रकार के अपराध होने के बाद दो तरह की प्रक्रियाएं होती है जिसे पुलिस किसी अपराधी की जांच करने के लिए अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है। इन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में सीआरपीसी में बताया गया है। यह अपराध होने पर उस पर किस प्रकार पुलिस और अदालतें कार्यवाही करेंगी, इसके बारे में विस्तार से बताता है। किसी भी तरह का अपराध होने पर मुख्यतः दो तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है, सिविल और आपराधिक। सीआरपीसी का कानून सन 1907 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ था। क्रिमिनल लॉ के लिए आईपीसी का यूज होता है। इसके लिए पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जब इस मामले को पुलिस कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देती है, कोर्ट में जो प्रोसीजर चलता है उसे सीआरपीसी कहते हैं। आईपीसी भारतीय दंड संहिता है, अर्थात यह बताता है कि अपराध क्या है और इनके लिए कितनी सज़ा निर्धारित है। सीआरपीसी बतलाता है कि उस अपराध के लिए कैसे कार्यवाही की जाएगी, किस प्रकार अपराधी को गिरफ्तार किया जाएगा, पुलिस कैसे सबूत इकट्ठा करेगी, अदालत में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसे जमानत कैसे मिलेगी, इत्यादि। सीआरपीसी आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1974 है, जो भारत में आपराधिक कानून के विनियमन की प्रक्रिया पर मुख्य कानून के रूप में कार्य करती है। यह अपराध की जांच, साक्ष्य एकत्र करने, सज़ा देने या सज़ा देने आदि की प्रक्रिया के बारे में विवरण प्रदान करता है। सीआरपीसी आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए सक्षम अदालतों के पदानुक्रम को भी निर्धारित करता है। यह कहा जा सकता है कि आईपीसी सभी वास्तविक अपराधों और उनकी सजाओं को कवर करता है। सीआरपीसी किसी अपराध से निपटने की प्रशासनिक प्रक्रिया में शामिल सभी पहलुओं की प्रक्रिया का विवरण शामिल करती है। मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को संशोधित करने के लिए सुझाव देने के लिए एक आपराधिक कानून सुधार समिति का गठन किया। समिति की अध्यक्षता नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के तत्कालीन वीसी प्रोफेसर डॉक्टर रणबीर सिंह ने की। इसमें एनएलयूडी के तत्कालीन रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर जीएस वाजपेयी, डीएनएलयू के वीसी प्रोफेसर डॉक्टर बलराज चौहान, सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी और दिल्ली के पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीपी थरेजा शामिल है। फरवरी 2022 में कमेटी ने जनता से सुझाव लेकर सरकार को रिपोर्ट सौंपी। अप्रैल 2022 में कानून मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि सरकार ने आपराधिक कानूनों की व्यापक समीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इंडियन पीनल कोड 1860, आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एक सदी से भी ज़्यादा पुराने कानून हैं। सरकार इन कानूनों में बदलाव कर न्याय व्यवस्था में सुधार करना चाहती है। भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसमें अपराधों से संबंधित प्रावधानों को समेकित और संशोधित करने के लिए और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए है, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 दंड प्रक्रिया से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने और उसमें जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए है। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, जो निष्पक्ष सुनवाई के लिए साक्ष्य के सामान्य नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने और प्रदान करने के लिए है। इन विधेयकों को कार्य की अनुपूरक सूची में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। 3 विधेयक पेश किए जाने के बाद उन्हें गृह मामलों की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। नए कानून की भावना भारतीय को अधिकार देने की है। लोकसभा में बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इन 3 कानूनों को रिप्लेस करके इनकी जगह 3 नए कानून जो बनेंगे उनकी भावना भारतीयों को अधिकार देने की होगी। इन कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा, बल्कि इसका उद्देश्य लोगों को न्याय देना होगा। अमित शाह ने कहा कि 18 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 22 हाई कोर्ट, न्यायिक संस्थाओं, 142 सांसद और 270 विधायकों के अलावा जनता ने भी इन विधेयकों को लेकर सुझाव दिए हैं।
4 साल तक इस पर काफ़ी चर्चा हुई है। हमने इस पर 158 बैठकें की हैं। अब भारतीय न्याय संहिता 2023 इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी 1860 की जगह लेगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी 1973 की जगह लेगा। तो भाई इंडियन एविडेंस कोड 1872 को भारतीय साक्ष्य विधेयक रिप्लेस करेगा। अब आपको बताते हैं कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस कोड में मोदी सरकार ने क्या क्या बदलाव किए हैं। आईपीसी की जगह लेने वाले प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं होंगी। पहले इसमें 511 धाराएं होती थी। मौजूदा आईपीसी की 22 धाराओं को ख़त्म किया जाएगा। मौजूदा आईपीसी की 175 धाराओं में बदलाव किए जाएंगे और ऐसी 8 धाराएं जोड़ी जाएंगी जो मौजूदा आईपीसी में नहीं हैं। सीआरपीसी की जगह आने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुल 533 धाराएं होंगी। मौजूदा सीआरपीसी की 9 धाराओं को ख़त्म किया जाएगा। सीआरपीसी की 160 धाराओं में बदलाव किए जाएंगे, साथ ही 9 नई धाराएं जोड़ी जाएंगी। वहीं मौजूदा इंडियन एविडेंस कोड की जगह आने वाले भारतीय साक्ष्य बिल में 170 धाराएं होंगी। 23 धाराओं में बदलाव होगा और एक नई धारा जोड़ी जाएंगी। इतना ही नहीं, इनकी जगह लेने वाले कानूनों में कहीं बड़े बदलाव भी प्रस्तावित हैं। सरकार ने इन तीनों बिलों के जरिए जो सबसे बड़ा बदलाव किया है वो राजद्रोह को ख़त्म करना है। प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता 2023 में अब आईपीसी की धारा 124A को भी ख़त्म कर दिया गया है और उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 में नई धारा 150 जोड़ी है, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई जानबूझकर या सुनियोजित तरीके से बोलकर, लिखकर, संकेत, ऑनलाइन या वित्तीय साधनों के जरिए अलगाव या सशस्त्र विद्रोह में शामिल होता है या इसे बढ़ावा देता है और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे अपराध में शामिल होता है जो उसे आजीवन कारावास तक की सज़ा होगी। भारतीय दंड विधान में न सिर्फ बदलाव किए गए हैं बल्कि इनको और आधुनिक बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। एफआईआर से न्याय मिलने तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है। साल 2027 तक सभी कोर्ट को डिजिटलाइज्ड करने की बात कही गई है। इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, एसएमएस, ईमेल, वेबसाइट्स सभी की कानूनी वैधता होगी। सर्च और कुर्की में वीडियोग्राफी जरूर होगी। 0 एफआईआर कहीं से भी रजिस्टर करने का प्रावधान है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन भी भेजे जा सकेंगे। अब हम बात करेंगे कि इस कानून की क्या खास बातें हैं और क्या चीज़ें हैं जो इसमें चेंज की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस कानून के तहत हम राजद्रोह जैसे कानून निरस्त कर रहे हैं, इसकी जगह नया कानून आएगा। शाह ने कहा कि 1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था अंग्रेज़ों के बनाए कानून से चल रही थी। अब इन 3 नए कानूनों से देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। इस विधेयक के तहत हमने लक्ष्य तय किया है कि दोष सिद्धि की दर को 90% से ज़्यादा किया जाएगा। अब अगर कोई भड़काऊ भाषण, हेट स्पीच और धार्मिक भड़काऊ स्पीच को अपराध के दायरे में लाया गया है, ऐसे भाषण देने वालों पर 3 साल की सज़ा के साथ जुर्माना लगाया जाएगा। अगर वो किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ बोलते हैं तो 5 साल की सज़ा होगी। गैंग रेप के मामलों में दोषी के लिए 20 साल या आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान जोड़ा गया है। 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ ऐसी घटना होती है तो दोषी को मृत्युदंड दिया जाएगा। अगर 5 या इससे अधिक लोगों ग्रुप में किसी समुदाय, जाति, जेंडर, भाषा या किसी अन्य चीज़ के आधार पर किसी की हत्या करते हैं तो ग्रुप के हर मेंबर को मौत या कारावास की सज़ा दी जाएगी। कम से कम 7 साल की सज़ा होगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। देश में भगोड़ों की अनुपस्थिति में भी उनके मामलों का ट्रायल जारी रहेगा। मामलों की सुनवाई जारी रहेगी और उन्हें सज़ा सुनाई जाएगी। नए बिल में मौत की सज़ा को लेकर नए पॉइंट जोड़े गए हैं। जैसे दोषियों की मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, लेकिन किसी भी कीमत पर दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। नए बिल में संपत्ति की कुर्की को लेकर भी कुछ पॉइंट जोड़े हैं। जैसे अगर किसी दोषी की संपत्ति की कुर्की होनी है तो इसका आदेश अब कोर्ट देगा, कोई पुलिस अधिकारी नहीं। मुकदमों की जानकारी एक क्लिक पर मिल सके और ऑनलाइन उसका स्टेटस समझा जा सके, इसके लिए देश की सभी कोर्ट 2027 तक ऑनलाइन होंगी। अगर किसी मामले में आरोपी या किसी अन्य शख्स को गिरफ्तार किया जाता है
तो पुलिस को उसके परिवार को तुरंत जानकारी देनी होगी। 180 दिन के अंदर जांच को ख़त्म करके ट्रायल के लिए भेजना होगा। अगर किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ ट्रायल चलाया जाता है तो सरकार को इस बारे में 120 दिन में फैसला लेना होगा। आसान भाषा में समझे तो इस मामले को निपटाने की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ेगी। अगर किसी भी मामले में बहस पूरी हो चुकी है तो कोर्ट को 1 महीने के अंदर फैसला देना होगा। फैसले के 7 दिन के अंदर ऑनलाइन उसे उपलब्ध भी कराया जाएगा। गंभीर अपराध के मामलों में पुलिस को 90 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होगी। हालांकि कोर्ट से मंजूरी लेने पर इन्हें 90 दिन का और समय दिया जा सकता है। यौन हिंसा से जुड़े मामलों में पीड़िता के जो भी बयान दर्ज होंगे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अपराध जिसमें 7 साल या इससे अधिक की सज़ा का प्रावधान है उनमें क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम का पहुंचना अनिवार्य होगा। बिल में बताया गया कि अगर किसी मामले में गिरफ्तारी नहीं होती है तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद आरोपी से सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, बायस या फिंगरप्रिंट जैसे सैंपल लिए जा सकेंगे। नए बिल के तहत मृत्युदंड के मामले में दोषी को एक तय समय के अंदर ही दया याचिका के लिए राज्यपाल से आवेदन करने की अनुमति मिलेगी। यहाँ से मंजूरी न मिलने पर 60 दिन के अंदर दया याचिका को राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकेगा। पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय हथकड़ी का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। अगर वो आतंक अपराधी है, हिरासत से भाग चुका है, आतंकवादी है, नशीली दवाओं, अवैध हथियार या बलात्कार से जुड़ा रहा तो अनुमति मिल सकेगी। जिन अपराधों के लिए 3 से 7 साल की सज़ा होती है उनमें पुलिस अधिकारी 14 दिनों के अंदर यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच करेगा कि क्या प्रथम दृष्टया कोई मामला है या नहीं। नए बदलाव के तहत कम्युनिकेशन डिवाइस को साक्ष्य के तौर पर पेश किया जा सकेगा। गिरफ्तार आरोपी का नाम और पता और अपराध की प्रकृति हर पुलिस स्टेशन और ज़िले में एक नामित अधिकारी द्वारा रखी जाएगी। हर पुलिस स्टेशन और जिला मुख्यालय में डिजिटल मोड स्टोर रहेगी। विधेयक में कहा गया है कि मुकदमे, अपील की कार्यवाही, लोक सेवकों और पुलिस अधिकारियों सहित बयानों की रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड में की जा सकती है। समन, वारंट, दस्तावेज, पुलिस रिपोर्ट, साक्ष्य के बयान इलेक्ट्रॉनिक रूप में किए जा सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि संगठित अपराध और आतंकवाद पर भी नकेल कसने का काम हमने किया है, लेकिन 1800 के इन कानूनों को स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहता हूं, जिस पर काफ़ी अच्छा सोच विचार हो